नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत पे, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीन निर्माताओं से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कल पीएम ने देश के प्रमुख डॉक्टर्स और शीर्ष फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी बड़ी राहत। कोरोना संकट के चलते राज्य के 5 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक। योगी सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में दी थी चुनौती। देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़े। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन जारी। केरल में आज से रात्रि कर्फ्यू होगा लागू। देश में टीकाकरण भी तेजी से जारी। अब तक टीके की दी गई 12.71 करोड़ से ज्यादा खुराकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा सचिव और डीआरडीओ प्रमुख के साथ अहम बैठक। कोरोना संकट के मद्देनजर देश भर के 63 सेना अस्पतालों को आम जनता के लिए खोलने के दिए निर्देश। अमेरिका में आज से लगेगा 16 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी अमेरिकियों से की कोविड के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने की अपील और जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील। और चैंपियंस लीग के लिए नए फॉर्मेट के लिए बनी सहमति। 36 टीमों वाले इस नए फॉर्मेट की शुरुआत साल 2024 से होगी। पहले दौर के लिए 26 क्लब करेंगे क्वालिफाई। हर क्लब का होगा 10 प्रतिद्वंदियों के साथ मुकाबला। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले कल पीएम ने देश के प्रमुख डॉक्टर्स और शीर्ष फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण भी जारी रहेगा। तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता प्रत्येक माह 50% टीकों की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे। कंपनी राज्य सरकारों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन की कीमत की घोषणा पारदर्शी ढंग से पहले ही करेगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अपने प्रयास के प्रति ये सुनिश्चित कर रही है कि कम से कम समय में अधिकतम लोगों का कोरोना बीमारी के खिलाफ टीकाकरण हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में काफी तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो रहा है और इस गति को और भी बढ़ाया जाएगा। संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन लगाए जाने की गति के आधार पर केंद्र सरकार अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका मुहैया कराएगी। ये सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दवा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में फार्मा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस तरह की कोशिशों में भी फार्मा उद्योग के काम करने के तरीके की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि ये फार्मा उद्योग के प्रयासों के कारण ही है कि आज भारत की पहचान विश्व की फार्मेसी के रूप में बनी है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी चुनौतियों के बावजूद भारतीय फार्मा उद्योग ने पिछले साल निर्यात में 18% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि इसकी क्षमता को दर्शाता है। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सुधाकर दास हमारे संवाददाता और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत है। कल फार्मा कंपनीज के साथ बातचीत की थी, डॉक्टर्स के साथ बातचीत की थी। टीकाकरण अभियान में भी एक नया कदम उठाया गया है। एक नई चुनौती और अवसर दोनों ही है अगर वैक्सीन निर्माताओं की बात की जाए तो।
जी बिल्कुल। देखिए आज जो बैठक हो रही है, एक तरह से कह सकते हैं जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी बीते एक हफ्ते से ले रहे हैं, कोरोना महामारी को एक तरह से उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सके, उन कोशिशों का हिस्सा आप कह सकते हैं। और खास तौर से कल जो उन्होंने बैठकें बुलाई थी, कल पहले डॉक्टर्स के साथ देश भर के, उसके बाद फार्मा कंपनी के साथ, उसके बाद आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ, उस सीरीज में ये तीसरी बैठक है। लेकिन ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने सही कहा रजनी, कि कल जो एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान हुआ है कि जो देश भर के जो तमाम वयस्क लोग हैं, जो 18 प्लस ईयर्स के लोग हैं, उनको अब टीका लग सकेगा 1 मई से। तो उस आलोक में भी ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि लगातार इस तरह की बैठकें एक तरह से ना सिर्फ ग्राउंड सिचुएशन के इवेल्युएशन का जरिया बनती है, बल्कि साथ ही साथ इस इंटरैक्शन के जरिए अगर कहीं कोई सुझाव है किसी तरह के चीजों को करने के लिए, तो उन सुझावों पर भी सरकार आगे बढ़ सकती है, अमल कर सकती है। हम जानते हैं कि इस तरह की बैठकों में पीएम मोदी के अलावा जो सरकार के आला मंत्री, आला अधिकारी भी मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि सीधे आमने सामने बैठकर अगर तुरंत कोई पॉलिसी डिसीजंस लेने की जरूरत है, तो उस पर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से पीएम मोदी देश के वैक्सीन निर्माताओं को जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसके जरिए भारत में ना सबसे बड़ा दुनिया का टीकाकरण अभियान चल रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान भी चला है। करीब 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं देश में, उस लिहाज से। लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो डिमांड आएगी, क्योंकि एक तरह से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो तमाम जी। लोगों के लिए खोला गया, तो उस एक्सपेक्टेशन से, उस डिमांड से किस तरह से हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री निपट सकती है, उसका एक इवैल्यूएशन, उसकी एक समीक्षा हो सकेगी। तो उसके लिए एक बड़ा मंच ये होगा। उस लिहाज से कह सकते हैं कि बेहद ये महत्वपूर्ण बैठक। रजनी। बिल्कुल, और आपने कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सामने चुनौती है। चुनौती उन राज्यों, उन छोटे शहरों के सामने भी रहेगी जहां वैक्सीकरण के पहले 2 चरण में हमने समस्याएं देखी हैं, चुनौतियां देखी हैं। सुधाकर, हमारे टियर 2, टियर 3 शहर कितने तैयार हैं इस नए चरण के लिए? देखिए, सबसे पहली बात को तो मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया ने इस बात को देखा कि जो एक तरह से सुचारू तरीके से जो ये पूरा हमारा वैक्सीनेशन अभियान चला। आप देखिए, 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 3 महीने से थोड़ा ही एक तरह 2-3 दिन ज्यादा हुए, तो 3 महीने के भीतर ये 13 करोड़ की संख्या तक पहुंच जाना, जो दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। और एक तरह से ये पूरा अभियान फ्लॉलेस रहा है। जिस तरह से ट्रेंड किया गया, फिर से उसके लिए कोल्ड चेन स्थापित किए गए, अलग अलग जो वर्ल्ड WHO के पैरामीटर्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसको रखा गया। वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे इंतजार करना है, किसी की तबीयत तो नहीं खराब हो रही है, अगर तबीयत खराब होती है तो उसके जी। लिए इंतजाम की बात हो, ये तमाम चीजें तो ये सुचारू तरीके से चली। लेकिन अब राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारे पास अब एक ट्रेंड मैन पावर है, 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 13 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। लेकिन अगर 18 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोगों को, सब लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाना है, तो केंद्रों की संख्या राज्यों को बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा जो वैक्सीन दे सके। ब्लॉक्स तक, हो सकता है पंचायतों तक इसको लेकर जाना पड़ेगा। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओ हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के और लोग हो सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एक राज्यों के सामने फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रोक्योर कर सकते हैं सीधे वैक्सीन कंपनियों से, तो इन तमाम चीजों के लिए इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन निश्चित बिल्कुल, निश्चित तौर पर कदम अहम है, चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए रास्ते भी अब खोजे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर SM रहेजा, सीनियर फिजिशियन और फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट GB पंत हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आपके पास आएंगे। 18 साल से ऊपर के युवाओं को अब लगेगा। हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवा आबादी है, और न केवल देश में बल्कि पूरे ही विश्व में हमारा देश एक युवा देश में गिना जाता है। इस बड़े वर्ग को अब वैक्सीनेशन देना, किस तरीके की चुनौती आप स्वास्थ्य अमले और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने देखते हैं? एक नई फौज क्या हमें तैयार करनी होगी? डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा हम समझ रहे हैं कि हाँ जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जी, ऐसे आपकी जैसा आवाज हम हमें मिल जानते रही हैं है। कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कल्चरल
डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डिफ़िकल्ट टू रीच एरिया, अंडर प्रिविलेज क्लास, पुअर पीपल, तो इन सब को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट अपने आप को गियर अप कर रही है। हमारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह इन प्लेस है, ऑलरेडी वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, और वैक्सीन हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। और भी कंपनियों से टाई अप किया जा रहा है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, और हमारे यहाँ देश में जो निर्मित है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो भी अच्छी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। और इसके बाद हमारे पास वैक्सीन लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस है। साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी या जन आंदोलन का रूप हमें इसको देना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम समय में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर पाएँ। क्योंकि ये देखा गया है कि जो इस बार की वेव है उसमें 45 एंड बिलो जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो कि ज़्यादातर काम पे निकलती है, मिक्स होती है आपस में, और शाम को भी वो मिक्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो नया डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, तो ये भी एक वजह है कि इस बार जो कोरोना की जो वेव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो बिल्कुल। हमारा ग्राफ है। तो अब हमें ये एक बहुत ही अहम और एक इम्पॉर्टेंट सही समय पे लिया हुआ फैसला है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल 18 ईयर एंड प्लस। सो आई थिंक इससे बहुत ही जल्दी हम जितना जल्दी वैक्सीनेशन कर पाएं जी उतना हम इस पेंडेमिक को रोकने में कामयाब होंगे। देखिए, कोई भी पेंडेमिक यदि आता है तो इट बिकम्स ए बिगर चैलेंज, एंड बिगर द चैलेंज बेटर द अपॉर्चुनिटी। तो हम सबको इस समय साथ आना चाहिए। सरकार अपना पार्ट कर रही है, लेकिन इसमें मैं दोबारा कहूँगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप कार्य करते हैं इस लार्ज स्केल पे, जी तो जन भागीदारी एक इसमें एक अहम चीज़ होती है, ये हम सब जानते हैं। जी तो सबको आगे आना है, और इसके साथ साथ हमें बाकी जो सोशल वैक्सीन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क को लगा के रखना है जी जी नाक के ऊपर, ये देखिए ये हमारे पास है अभी ये चीज़, बिल्कुल। इसको हम जी लगा के रखें ताकि नाक को कवर करें, मुंह को कवर करें, आंखों को हम कवर करें स्पेक्स के साथ या शील्ड के साथ। हैंड हाइजीन रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, दूर से नमस्ते करें। जी तो हम जी बिल्कुल, ये जो जो कोविड वैक्सीन है एप्रोप्रिएट और जो बिहेवियर है। सोशल जी वैक्सीन है, मैं कहूंगा हमें दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। सोशल वैक्सीन जो हमारे पास है ऑलरेडी, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, हमें सिर्फ इसको नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस करना है, और साथ में जो वैक्सीन का इंजेक्शन है वो जरूर लगवाना है। बिल्कुल, जो सोशल वैक्सीन है, जो बुनियादी सावधानियां हैं, वो तो हमें बरतनी ही होंगी। वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में डॉक्टर रहेजा, हम आत्मनिर्भर थे और कोविड चुनौती के दौरान न केवल हमने अपनी मदद की है बल्कि विदेशों में भी मदद पहुंचाई है। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन का एक अगला चरण आने वाला है, जिसमें एक बड़ी आबादी को अब टीकाकरण किया जाएगा, जिसका हमारे जो छोटे शहर हैं, अगर आपूर्ति और प्रबंधन की बात करूं, उसके लिए कितने तैयार हैं? उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, पूरा उसका एसओपी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। हमने देखिए वैक्सीन अप्रूव होने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी ह्यूमन रिसोर्स की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की। तो हमारे पास सब कुछ है, पर मैं दोबारा कहूँगा कि ये सबको मिलके करना है। जी ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हमें हौसला रखना है। वी नीड करेज, पेशेंस, रेजिलियंस, बट देर इज नथिंग टू पैनिक। इस समय हमें किसी प्रकार का घबराहट नहीं होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज डोंट पैनिक, ओनली बी रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट, एंड इफ एवरीवन, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभाता है, जी जैसे कि मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना, तो हम आशा करते हैं कि हम जो सेकंड वेव है इस पेंडेमिक की, कोविड-19 की, इसको थाम लेंगे, इसको धीरे धीरे कम कर लेंगे और इस पर काबू पा लेंगे। जी डॉक्टर रहेजा, एक तकनीकी पहलू भी है। अगर हम बात करें 18 साल के ऊपर से के वर्ग को अब ये वैक्सीन लगेगी,
इस तबके पर, ये जो वर्ग है, जो युवा है, जिसे रोजगार करना है, बाहर निकलना है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना है, कहने का मतलब है जिसका एक्सपोजर ज़्यादा है, किस तरीके का शोध वैक्सीन लगाने से पहले इनके लिए हुआ है, खासकर क्योंकि बड़ी युवा आबादी है जिसकी सेहत का प्रश्न बनता है। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उसमें हमने 18 ईयर एंड अबव को इंक्लूड किया, और ऐसे वर्ग में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित पाई गई, इफेक्टिव पाई गई। और उसको हमने उसके बाद जो वैक्सीनेशन शुरू किया वो एक चरणबद्ध तरीके से किया कि पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को लिया, फिर उसके बाद हमने 45 ईयर एंड अबव विद कोमॉर्बिड कंडीशन एंड 60 ईयर्स एंड अबव को लिया। तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि एक तो कोविड-19 के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, और उसके बाद मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि अगर ये पेंडेमिक है तो हम इसमें मोर्टेलिटी को कंट्रोल करें। हम ये ना हो कि अपने एक इम्पोर्टेंट वर्क को, सीनियर सिटीजन्स को, और उनको खो बैठे। तो सबसे ज़रूरी है कि अब ये जो नेक्स्ट चरण है इसमें अब 18 ईयर एंड अबव को इंक्लूड किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है, और एफिकेसी वाइज इट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल, तो तमाम तरीके के शोध, निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ही अब इस युवा वर्ग को, 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहेजा हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज ही सुनवाई कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का खुद संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सबसे प्रभावित 5 जिलों में एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि पूरी तरह लॉकडाउन से गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, लॉकडाउन लोगों की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन वो तबका भी है जहां सबसे ज्यादा मार इस लॉकडाउन की पड़ती है, गरीब तबका जिसकी रोजी रोटी छिन जाती है। कहीं ना कहीं यही सवाल जो है वो राज्य सरकार के दिमाग में है। सबसे पहले तो इसमें अपडेट ये आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। करीब 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया और अंतरिम रोक लगा दी है, और ये कहा है हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो जो भी कदम उठा रही है इस तरह के संक्रमण को रोकने के लिए, उनके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट को सूचना दे, उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। जो राज्य सरकार चाहती थी वो उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। कोर्ट ने अंतरिम रोक 14 दिन की लगाई है। जाहिर है 14 दिन बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होगी, तो इसको आप अंतरिम रोक कहें या पूरी तरह से रोक कहें, एक ही बात है। यहाँ पर राज्य सरकार की दलील ये थी कि पूरी तरह से लॉकडाउन करने से जो लाइवलीहुड है, जो गरीब तबके का जो का पूरा जीवन जो है वो रोज काम करके चलता है, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को भी देखें, जब से ये पूरा कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, हर बार कोर्ट ने ये सारे विषय सरकार के ऊपर छोड़े कि वो कैसे इससे निपटना चाहते हैं। यानी वो लॉकडाउन पूरी तरह लगाना चाहते हैं, आंशिक लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, किन चीजों की अनुमति देना चाहते हैं, ये सारी चीजें खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के जिम्मे छोड़ी थी। तो इसीलिए कोर्ट को जाहिर है पहली सुनवाई में ही लगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये इस तरह के नीतिगत फैसलों में बहुत ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। हालांकि सभी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस बात को जरूर देख सकते हैं कि पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं, और इसके लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश देने की जरूरत है तो कोर्ट वो बिल्कुल करें। लेकिन लॉकडाउन जैसा जो मामला है वो पूरी तरह से एक नीतिगत फैसला है। जी, तो राज्य सरकार को राहत मिली है इस फैसले में और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगी है, लेकिन कई शहर जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन राज्य सरकार को एक ठोस फैसला लेना होगा, एक ऐसा रास्ता जरूर निकालना होगा कि किसी की रोजी रोटी ना जाए और संक्रमण की दर भी रुके।
बिल्कुल रजनी, और राज्य सरकार के पास साफ दिखता है कि उनके पास कोई ना कोई इस तरह की एक व्यापक नीति है, इसीलिए वो पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। अब वो व्यापक नीति क्या है, वो इन खास तौर से इन 5 शहरों पर, जो बहुत बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के और जहां से बहुत सारे घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो लखनऊ हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो, इन सारी जगहों को लेकर के क्या कोई विशेष नीति अपनाएगी राज्य सरकार, जिससे कि बिना लॉकडाउन चले भी संक्रमण की दर को काबू किया जा सके। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार से कही है कि आपके पास जो भी नीति है, आप जो भी कदम उठाने जा रहे हैं, उसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस बेंच को जरूर अवगत कराएं जिसने पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। तो इसका कंप्लायंस करें और इसके बारे में पूरी जानकारी हाई कोर्ट तक पहुंचाएं। बिल्कुल, संवाद का सेतु बना रहना चाहिए इस कठिन वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 20,31,977 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 1,761 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,80,530 हो गया है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में 32,76,555 वैक्सीन की डोज दी गई। देश में अब तक कोरोना टीके की 12,71,29,113 खुराकें दी जा चुकी हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,686 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान 240 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारें तेजी से सख्त कदम भी उठा रही हैं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से अगले 6 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही कार्य करने की अनुमति है। तो देश भर में बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले, किस तरीके की एहतियात रखी जा रही है। नीतेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीतेंद्र, कल वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम फैसला हुआ था। संक्रमण को रोकने से इसमें मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन निर्माण की दिशा में भी हम अब एक नई चुनौती और एक नए अवसर की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे रजनी, एक सरकार का बड़ा फैसला है और इसकी डिमांड बहुत दिनों से हो रही थी। तमाम लोग, चाहे राज्य सरकार हो या लोगों के मन में भी था कि सबके लिए वैक्सीन खोला जाए। और जब एक सही वक्त आया तब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैक्सीन है, अब 3 कंपनियों के वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिली है। साथ साथ विदेश में जो अच्छी जिनको मंजूरी मिली हुई है वो भी कंपनी अब वैक्सीन भारत में एक तो आएगा भी और साथ ही साथ यहाँ प्रोडक्शन भी होगा। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी वैक्सीन की बढ़ रही है और इस वजह से इसको एज में रिलैक्सेशन किया गया है और 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगेगा। उसमें राज्यों को भी अधिकार दिया गया कि आप सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीद सकते हैं। जो निजी कंपनी है या अस्पताल है वो भी वैक्सीन खरीद सकते हैं और 50% केंद्र सरकार के पास रहेगा, 50% में राज्य अपने तरीके से खरीद सकते हैं। और जो 45 साल से ऊपर की उम्र का लोगों का जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो उसी गति से चलता रहेगा। और साथ ही साथ आईटी प्लेटफॉर्म जो कोविन का है उसके जरिए ही पूरा वैक्सीनेशन चलेगा। जो भी अगर वैक्सीन चाहे वो प्राइवेट तरीके से आप कराना चाहते हैं, राज्य सरकार कराना चाहती है, तो आईटी प्लेटफॉर्म पे ही, कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये बड़े फैसले माने जाएंगे, क्योंकि संक्रमण के अगर चेन को तोड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना जरूरी है। क्योंकि इजराइल में आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुआ तो वहां पर अब लोगों को खुले में बिना मास्क के खुले में जाने की भी इजाजत मिल गई है। तो एक निश्चित तौर पे इसका बहुत दूरगामी असर होगा
और इससे फायदा ये होगा कि जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ धीरे धीरे हमारा समाज बढ़ेगा और लोग इसमें प्रोटेक्ट होंगे। जी जी नितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है आज राज्य सरकार को। बड़े शहरों में लखनऊ समेत लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब ये जनता की जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि लखनऊ हॉटस्पॉट है। किस तरीके से संक्रमण रोका जाए, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, पर एक रास्ता तो खोजना पड़ेगा। जी बिल्कुल, धैर्य और संयम मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये हमारी ताकत बनेगी, सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक ली और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 500 से अधिक एक्टिव जनपद हैं, जहां पर एक्टिव केस है, वहां पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा और कर्फ्यू जो सरकार की तरफ से जो सख्ती बरती ही जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो लोग इसमें सहभागिता करें। दिन में भी यहाँ पर लखनऊ में कई व्यापार संगठनों ने अपनी तरफ से आगे आकर मार्केट को 21 तारीख तक बंद कर रखा है, जिनमें अमीनाबाद, हजरतगंज, भूतनाथ मार्केट, तमाम ऐसी मार्केटें हैं। हम रोडों पे देखेंगे तो जो चौराहों पे जो आम दिनों में भीड़ हुआ करती थी, वो लगभग 80% भीड़ खत्म हो चुकी है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद वार आज समीक्षा की और निर्देश जारी किए। उन्होंने लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सबके लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए और सभी जनपदों में किस तरीके से जो मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जाए, उसके लिए उन्होंने साफ निर्देश जारी किए और बेड बढ़ाने के लिए एक सचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है। और उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में, राजधानी में केजीएमयू हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल में को कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया है कि जल्दी से जल्दी वहां बेडों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही यहां पर 4000 बेडों की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही साथ 90 निजी हॉस्पिटलों को भी यहां पर जोड़ा गया है। साथ साथ प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में भी निजी संसाधनों का उपयोग करने की बात कही गई है। जो निजी अस्पताल हैं उनको भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए इस चीज़ का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात की खुशी जताई है कि प्रधानमंत्री ने जो कल ऐलान किया है, इसके बाद कि अब केंद्र सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1 मई से टीकाकरण किया जाएगा, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है और 1 मई के बाद से हम लोग सुरक्षित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करेंगे। और खास तौर से मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है, जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिन लोगों का दोनों डोज ले चुके थे टीकाकरण में, वो लोग 5 से 6 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। तो उसके लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी बनाने की बात कही है कि वो लोग अगर ठीक हो जा रहे हैं तो जो एक कोविड का प्रोटोकॉल रहता था कि 14 दिन तक का उन्हें अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था, लेकिन ऐसे लोग जो लोग डोज लिए वो लोग 5 से 6 दिन में निगेटिव हो जा रहे हैं कोविड से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, संतोष की बात है। उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया जाए, इसका भी लक्ष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहे, कोई अफवाह ना फैले, कालाबाजारी ना हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए। अगर इसकी कालाबाजारी करते हुए कोई पकड़ा गया तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ सड़कों पे पुलिस में एसओ जो होता है, एसओ स्तर के अधिकारी को पुलिस में जिम्मेदारी दी गई है कि आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई मास्क बिना लगाए निकलता है तो आपकी कार्रवाई, उस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो 1000 रुपये तक जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया गया है। तो सख्त कदम भी उठाए जाने जरूरी है, इनको पालन करने के लिए भी कदम उठाना जरूरी है। इन्हीं सबको लेकर मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कोविड संक्रमित हैं, हालांकि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन एक भी दिन आराम नहीं किए, लगातार वो बैठक करते रहे। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाल जाना था, पूरी स्थितिवार उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री जी को भी परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी से सांसद है, वहां की स्थिति पर और पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी लखनऊ के सांसद है। तो डीआरडीओ के तहत यहां पर जो कार्रवाई की गई थी अवध शिल्प ग्राम में जो 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल है, उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और लगभग 10 ऑक्सीजन प्लांट अगले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर भले ही हॉटस्पॉट हो लखनऊ, लेकिन तमाम तरीके की सावधानियां और उपाय किए जा रहे हैं संक्रमण से निपटने के लिए। नितेंद्र, आपके पास दोबारा लौटेंगे।
अस्पतालों में जो भीड़ है, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, सारे देश में बढ़ रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं जिनमें हल्के संक्रमण हैं वे मरीज घर पर रहकर ही संयम, धीरज और जो इलाज उपलब्ध है उससे अपना इलाज करें, अस्पताल जाने से बचें। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य अमले पर एक अतिरिक्त दबाव डाला है और इस वक्त उसे हैंडल करने की सावधानी से बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, लोगों में थोड़ी सी घबराहट है और घबराहट की वजह से ही लोग पैनिक हो जा रहे हैं और अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। पॉजिटिव हुए नहीं कि उनको लगता है कहीं एडमिशन की जरूरत हो, तो ये एक स्थिति बन गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन लेवल जो 94 से ऊपर होना चाहिए उसको बार बार चेक करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो लोग ऑक्सीजन चेक करते हैं, जैसे ही 94 से कम होता है तो एकदम उनको घबराहट होती है कि अब मुझे अस्पताल जाना है, और ऐसे में वो चले जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल ऑलरेडी भरा हुआ है, वहां पे कोई बेड नहीं है, न इमरजेंसी पूरी तरीके से फुल है, सभी अस्पतालों के आईसीयू फुल है, ऑक्सीजन बेड फुल है, और वहां पे लंबी लंबी एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। तो ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी को 2-3 दिन भी एक्स्ट्रा बुखार हो रहा है, 3 दिन बुखार हो जा रहा है, तब भी वो लोग घबरा जा रहे हैं। लोगों में ये भय हो गया है। तो ये समझने की जरूरत है, जो डॉक्टर का कहना है कि अगर माइल्ड सिम्टम है तो आपको घर पे रहेंगे, विटामिन मल्टीविटामिन लेंगे, विटामिन सी, जिंक लेंगे और 2-2 पैरासीटामोल लेंगे, और ये तमाम जो पानी खूब पियेंगे, लिक्विड पियेंगे, योग करेंगे, आयुष की जो पद्धति है, काढ़ा पीना, गर्म पानी से गलाला करना, स्टीम लेना, ये तमाम ऐसे उपाय हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं। अगर सब अप्रोच अगर लगाए तो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 20 से 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है, जिसमें भी कोमॉर्बिड वाले हैं, 45 साल से अधिक उम्र है, और उनको बहुत सारी जैसे डायबिटीज हो, मोटापा हो, थायराइड हो, या फिर दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, इन तमाम रोगों से ओल्ड एज के लोग हों, उनको ये जरूरत पड़ती है। उनका तबीयत खराब ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। और आप अपने स्वास्थ्य का मॉनिटर करें और साथ ही साथ बहुत जरूरत हो तभी अस्पताल जाएं। जी बिल्कुल, तो जितना हो सके अस्पतालों में अगर भीड़ कम होगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतेंद्र आपका और विकास सिंह आपका लखनऊ से जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलीशियस। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। कर्नाटक सरकार राज्य में कोविड को फैलने से रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक रणनीति का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए थे। बैठक में सभी निर्वाचित 26 विधायकों और बेंगलुरु के 3 सांसद शामिल हुए, लेकिन राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर कोई साफ फैसला नहीं हो सका है। इसी के चलते आज फिर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के वर्चुअल तरीके से शामिल होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है। वहीं केरल में कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर आज से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सरकार ने राज्य में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को RT-PCR जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं तमिलनाडु में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। राज्य परिवहन निगम ने बस चलाने के वक्त में संशोधन किया है। अब से हर रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। पुलिस ने ये सुनिश्चित किया है कि लोग मास्क पहनें और कोविड मानकों का पालन करें। मास्क न पहनने पर 8 अप्रैल से लेकर अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस बीच कई जिला कलेक्टरों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि उनके पास ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। और कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण तेजी से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया। रेलवे ने अपने खाली पड़े टैंकरों में मेडिकल इस्तेमाल वाले लिक्विड ऑक्सीजन को मुंबई के निकट स्थित कालाम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन वाइजाग, बोकारो, राउरकेला होते हुए टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी और ऑक्सीजन लेकर रवाना होगी।
तो उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, हर जगह कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राज्य सरकारें जुटी हैं कि किस तरीके से इस संक्रमण की बढ़ती दर को रोका जा सकता है। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ गई हैं। आयशा, बड़ी महत्वपूर्ण है आज होने वाली बैठक जिसमें फैसला लिया जाएगा राज्य में लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन एक रास्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को इससे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, इसीलिए ये फैसला बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि कल बैठक के दौरान ये साफ हो गया, तमाम जो विधायक थे और सांसद एक राय, एक सहमति के साथ ये कह रहे हैं कि बेंगलोर में या फिर कर्नाटक में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत मुमकिन है कि सरकार आज शाम को सर्वदलीय बैठक के बाद जो नए नियमों का ऐलान करेगी, तो बहुत मुमकिन है कि लॉकडाउन इसमें नहीं होगा। लेकिन हो सकता है जो कर्नाटक में करीब 8 जिलों में जो नाइट कर्फ्यू है उसकी मियाद बढ़ा दी जाएगी। 10 बजे के अलावा 8 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो सकता है। इसके अलावा सरकार कड़े नियमों को भी लागू कर सकती है और बेंगलोर के लिए, खासकर बेंगलोर में जिस तरह से लगातार हर दिन 13,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो सरकार बेंगलोर के लिए एक अलग सूची जारी कर सकती है। यहाँ के लिए अलग और ज्यादा कड़े नियमों के साथ सूची जारी कर सकती है। इसके अलावा पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है। लेकिन इतना साफ होता जा रहा है कि लॉकडाउन के पक्ष में कोई नहीं है। तो आज 4 बजे की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, ये राज्यपाल की अगुवाई में हो रही है और इस बैठक में राज्यपाल भी पूरी समीक्षा करेंगे कोविड सिचुएशन की। हालांकि कांग्रेस ने इसको भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाया कि राज्यपाल को बैठक करने की क्या जरूरत थी। लेकिन सरकार का यह कहना है कि राय बनाने के लिए चारों तरफ से हर क्वार्टर से ओपिनियन गैदर की जा रही है, क्योंकि ये जो स्थिति है एक युद्ध स्थिति है। कर्नाटक के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर के सुधाकर, कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि बेंगलोर एपी सेंटर है, यानी यहाँ स्थिति बिगड़ती जा रही है और बेहद जरूरी है कि हर क्वार्टर से राय जुटाई जाए और बेंगलोर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। और अस्पतालों में ऑक्सीजन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। और दूसरी तरफ टेस्ट जो है, सैंपल्स जो कलेक्ट किए हैं, उसका लोड भी बढ़ता जा रहा है, तो लैब्स को भी स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 4:30 बजे के बाद क्या फैसला आता है और बेंगलोर में कितने कड़े नियम लागू हो सकते हैं। लेकिन इतना साफ है कि कर्नाटक में दिल्ली जैसे हालात नहीं बनेंगे और यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होगा। जी, और शिशिर भी हमारे साथ इस बीच मुंबई से जुड़ गए हैं। शिशिर, जैसा कि आयशा बता रही हैं, अस्पतालों में भीड़ है और टेस्ट के लिए, रिपोर्ट्स के लिए लोग खासे परेशान हो रहे हैं। मुंबई की बात करें, क्या वहाँ पर अस्पतालों का हाल है, किस तरीके की, क्या वहाँ पर भी भीड़ जुट रही है? और अगर टेस्टिंग की बात करें, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राज्यों को टेस्टिंग बढ़ानी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है। मुंबई में क्या हाल है? बिल्कुल रजनी, मुंबई का हाल अमूमन वैसा ही दिख पा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, कल के आंकड़े की बात करें तो कल तकरीबन 58,000 जो केसेस महाराष्ट्र में पाए गए। तो ऐसे में दिन ब दिन ये आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़ा अगर देखा जाए 50,000 के पार हर दिन हम जो है ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि 58,000 लोग कह रहे हैं कि हालांकि उसके पहले पिछले दिनों से ये आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड में अगर देखा जाए तो थोड़ा टेस्टिंग कम होने के कारण जो है ये आंकड़ा यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर टेस्टिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आंकड़े भी बढ़ते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो बेड की उपलब्धता है, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। क्योंकि सरकार ने, हालांकि राज्य सरकार ने ये मांग की थी केंद्र सरकार से कि ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। हालांकि इस मांग को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए, रेलवे मंत्रालय ने एक अनूठा पहल उठाई है। इसके तहत अगर देखा जाए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। हालांकि ये पहली बार होगा जहां पर अगर देखा जाए तो रेलवे के जरिए जो है ऑक्सीजन महाराष्ट्र में आएगा। हालांकि इसके लिए एक ट्रेन भी भेजी गई है, वाइजाग विशाखापट्टनम भेजी गई है और वहां से जो है ये ऑक्सीजन जो है महाराष्ट्र में जहां पर इसकी किल्लत होगी वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तकरीबन 1200 मेट्रिक टन जो खपत है ऑक्सीजन की। ऐसे में अगर इस वक्त देखा जाए यूसेज अगर देखा जाए ऑक्सीजन का, तो तकरीबन 950 से लेकर 1000 मेट्रिक टन का यूसेज है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये एक्सेस जो ऑक्सीजन है वो कहां से उपलब्ध हो, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। तो ऐसे में जो कई सारी बड़ी कंपनीज है, जैसे हम बात करें टाटा की, हम बात करें रिलायंस की, इनके जरिए भी जो है महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो दूर करने में इस वक्त अगर देखा जाए राज्य सरकार जो है काम पे लगी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी वैक्सीनेशन की। चूंकि कल ही अगर देखा जाए
तो नागपुर बेंच जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट का नागपुर बेंच है, उन्होंने एक आदेश दिया है जिसके तहत ये कहा गया है कि नागपुर में वैक्सीनेशन की किल्लत है। हालांकि उसके ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार वैक्सीन का कर रही है वो सही नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ऐसे में अब ये भी देखना पड़ेगा, हालांकि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की मांग कर रही है, लेकिन अगर पूरी तरीके से आंकड़े अगर देखी जाए तो राज्य सरकार को अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र को मिला है। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र में देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वैक्सीनेशन की जो आपूर्ति करना राज्य का कहीं ना कहीं काम होता है। क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए तो नागपुर को वैक्सीनेशन की किल्लत हो रही थी, तो ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा जो ये टिप्पणी की है अगर ये देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि आज जो है शाम के 8 बजे तक 10,000 वायल्स वैक्सीनेशन की नागपुर में पहुंचनी चाहिए, ये राज्य सरकार को जो है निर्देश दिए गए थे। हालांकि अगर देखा जाए इसमें तो राज्य सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है मरीजों की, तो ऐसे में ऑक्सीजन बेड मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है, फिर चाहे मुंबई जैसा इलाका हो जहां पर सबसे बड़े कोविड सेंटर्स है, यहाँ पर भी कमी है, और साथ ही साथ जो अन्य इलाके हैं, रूरल इलाके, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बहुत कमी इस वक्त दिखाई दे रही है। जो बेंगलुरु हो या मुंबई हो, तमाम बड़े शहर जो हैं इस वक्त मरीजों की भीड़ से अस्पताल भरे हुए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन निपटा जा रहा है और रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा खानम बेंगलुरु से आपका और शिशिर मुंबई से आपका जुड़ने के लिए। और इस बीच भारतीय रेलवे ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुरोध किया है कि अपनी रिपोर्ट्स में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जाने की बात न करें। इस खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि यात्री ट्रेनों के संचालन को लेकर कोई अफरा तफरी नहीं है। ट्रेनों का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा है। हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा है। सरकार ने अपील की है कि मीडिया हाउसेस जो हैं, संस्थाएं हैं, वो इन खबरों को लेकर किसी तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। भारतीय रेलवे सामान्य रूप से अपना कामकाज चला रहा है, ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा है। तो यात्री किसी भी तरह की घबराहट से बचें, किसी भी तरीके के पैनिक से बचें, यही अपील मीडिया हाउसेस से की गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना संकट को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, डीआरडीओ प्रमुख समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में कोविड-19 संकट के दौरान सेना द्वारा नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हो रही है। मेघालय सरकार ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर कल कई पाबंदियों की घोषणा की। शिलांग क्षेत्र के सभी स्कूल आज से 4 मई तक बंद रहेंगे। वहीं मेघालय सरकार ने राज्य से पर्यटकों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। वहीं कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम करने की घोषणा की गई है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना का ऐसा खौफ लोगों में पसरा है कि कुछ पशुपालकों ने अपनी आय के स्रोत के अनुसार बकरियों की सुरक्षा के लिए उन्हें मास्क पहनाना शुरू कर दिया है। माहू तालुका के दत्त मांजरी गांव आदिवासी बहुल गांव में कुछ पशुपालकों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए कदम उठाया है। ग्रामीणों को खौफ है कि कहीं ये जानवर भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। गौरतलब है कि नांदेड़ कोविड का हॉटस्पॉट है। नांदेड़ में बकरियों ने भी मास्क पहना है। और कोरोना की स्थिति के मद्देनजर आईसीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं पिछले आदेश के हिसाब से ही होंगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ये फैसला लिया और कहा कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और मीडिया प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगी खेल जगत की खबरें। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, झिलका
ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। इसके जवाब में आरआर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। चेन्नई के ऑलराउंडर मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर के अंदर मैच पलट कर रख दिया। इन दोनों ने 12 से 15वें ओवर के बीच राजस्थान के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जडेजा ने 12वें ओवर में जोस बटलर और शिवम दुबे को आउट किया। इसके बाद मोइन ने 13वें ओवर में डेविड मिलर और 15वें ओवर में रियान पराग और क्रिस मॉरिस को पवेलियन भेजा। जडेजा ने 2 विकेट के साथ 4 शानदार कैच भी लपके। मैन ऑफ द मैच मोइन अली रहे, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 26 रनों का योगदान भी दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गई है। चेन्नई की सीजन में 3 मैच में ये दूसरी जीत है। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला विश्व बैडमिंटन महासंघ और भारतीय बैडमिंटन संघ के बीच हुई आपात बैठक के मद्देनजर लिया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 16 मई तक दिल्ली के डी यादव इंडोर हॉल में दर्शकों के बिना होना था। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सोमवार मध्यरात्रि से दिल्ली में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते भारतीय बैडमिंटन संघ के पास इस टूर्नामेंट को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। BWF विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए उन चुनिंदा टूर्नामेंट में से एक है जो ओलंपिक का क्वालिफाइंग इवेंट था। इसमें केंटो मोमोटा और विक्टर एक्सेल्सन सहित 33 देशों के शीर्ष 10 खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करना था। और चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट के लिए सोमवार को सहमति बन गई। इस नए प्रारूप में 36 टीमें होंगी, जबकि मौजूदा फॉर्मेट में 32 टीमें ही हिस्सा लेती हैं। इस फॉर्मेट की शुरुआत 2024 में होगी और ये 2033 तक जारी रहेगा। इस प्रारूप में पहले दौर के लिए 36 क्लब क्वालिफाई करेंगे, जहां हर क्लब 10 प्रतिद्वंदियों के साथ खेलेंगे और इसके बाद लीग टेबल में शीर्ष 10 टीमों को नॉकआउट दौर में जगह मिलेगी। बाकी की 8 टीमों का चयन टेबल में अगली 16 टीमों में से किया जाएगा, जो कि प्लेऑफ में जीतकर जगह हासिल करेंगी। हालांकि इस फॉर्मेट की कई फैन ग्रुप्स ने निंदा भी की है, क्योंकि 2 टीमों का चयन पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। गौरतलब है कि इस चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट का ऐलान विवादित यूरोपियन सुपर लीग के ऐलान के एक दिन बाद आया है, जिसमें इंग्लैंड के 8 क्लब ने शामिल होने की पुष्टि की थी। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर कायम है। कोरोना के खिलाफ अमेरिका में बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत 16 साल से अधिक उम्र के हर अमेरिकी नागरिक को आज से कोविड वैक्सीन लगेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि टीकाकरण ही महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर वयस्क कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होगा। आने वाले दिन बेहतर होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 55 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीके की पात्रता का विस्तार करने के बाद कल शाम को तुर्की की राजधानी अंकारा में एक टीकाकरण केंद्र के बाहर सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लग गईं। तुर्की में 14 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और लगभग 84 मिलियन की कुल आबादी वाले इस देश में लगभग 20 मिलियन टीकाकरण किए गए, जिसमें 11.31 मिलियन पहली खुराक शामिल है। नए मामलों की संख्या में तुर्की विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। कोविड के मामलों में उछाल के लिए नियमों की अनदेखी और वायरस के नए वेरिएंट को दोषी ठहराया जा रहा है। गौरतलब है कि यहां 29 मार्च को सप्ताहांत के लॉकडाउन लगाया गया था और रमजान के लिए रेस्तरां में भोजन करने की इजाजत नहीं है। वहीं जिनेवा में सबसे बड़े सम्मेलनों और आयोजनों के मेजबान पेलेक्सपो केंद्र ने कल से टीकाकरण केंद्र के रूप में काम शुरू किया। केंद्र में एक दिन में 2000 लोगों को टीका लगाने की क्षमता है। ये आंकड़ा बढ़कर 3000 और 4000 टीकाकरण प्रतिदिन होने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड ने लाजेन जैसे अन्य शहरों में पेलेक्सपो जैसे सामूहिक टीकाकरण केंद्र खोलकर कोविड-19 के खिलाफ लोगों को टीका लगाने की अपनी क्षमता का विस्तार किया है। लाजेन में सबसे बड़ा केंद्र पॉलिस डी ब्यूली में खोला गया, जिसका उद्देश्य एक सप्ताह में 14,000 लोगों का टीकाकरण करना है। पिछले हफ्तों में अल्पाइन देश में मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। शुक्रवार से यहां 4,905 नए कोविड मामले सामने आए।
वहीं ईरान में लोगों को कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। इसमें रविवार को महीने में पहली बार 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान ने सोमवार को 398 से अधिक मौतें दर्ज की, जिससे कुल मिलाकर ये आंकड़ा अब 67,130 हो गया है। कोरोना वायरस मामलों की नई लहर के बीच कई देशवासियों का मानना है कि अधिकारियों ने महामारी पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सोमवार को चिंता व्यक्त की क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में नवीनतम वृद्धि देश का सबसे गंभीर अनुभव रहा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद की कि गर्मियों में घरेलू विकसित वैक्सीन तैयार होगी। इस दौरान व्यवसायों, स्कूलों, थिएटरों, खेल सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है और रमजान के पवित्र महीने के उपवास के दौरान सभाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और क्यूबा में राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पद पर काबिज होंगे। इससे पहले फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो ने क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे करीब 60 साल तक क्यूबा की सियासत पर राज करने के बाद कास्त्रो परिवार के शासन का भी अंत हो गया। राउल कास्त्रो ने साल 2011 में अपने भाई फिदेल कास्त्रो के निधन के बाद पदभार संभाला था। और देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो इस संख्या को कम किया जा सकता है या शून्य भी किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इस समस्या के निदान के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीटेक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी 20 साल के भिवानी निवासी मोहित ने कार एक्सीडेंट को लेकर रोड पल्स नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और इसके अतिरिक्त यदि सीट बेल्ट में नहीं लगाता है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी मोहित, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका इस्तेमाल करने पर कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। इस सॉफ्टवेयर में मोहित ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी, और यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी में बैठता है और अल्कोहल की मात्रा 0.08% की कानूनी सीमा से ऊपर है तो कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अल्कोहल पीने का पता सॉफ्टवेयर स्टीयरिंग को टच करने पर उस पर लगे सेंसर के माध्यम से चल जाएगा कि चालक ने अल्कोहल पी है या नहीं। इस सॉफ्टवेयर अंदर अगर आप लोगों ने ड्रिंक कर रखी है तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये काम कैसे करेगा? जो इंसान गाड़ी ड्राइवर सीट पे बैठेगा उसने अगर ड्रिंक कर रखी है तो उसकी अल्कोहलिक वैल्यू पता लग जाएगी जब वो सांस लेगा। जब वो सांस लेगा तो उसकी जो पार्टिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स, वो सामने ओडोमीटर पे जाके लगेंगे और वहाँ पे जो इंफ्रारेड रे सेंसर होगा वो डिटेक्ट करके बताएगा कि आपकी अल्कोहलिक वैल्यू 0.08 कंसंट्रेशन से ज़्यादा है या नहीं। ये गवर्नमेंट परमिटेड रेट है कि आप 0.08% से ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर ड्राइविंग। सो अगर आपने इससे ज़्यादा कंज्यूम कर रखे तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। 20 वर्षीय भिवानी निवासी मोहित इससे पहले भी कई कामयाबियां अपने नाम कर चुके हैं। उनकी टीम गूगल स्टार्टअप वीकेंड में यूनाइटेड बॉय प्लेयर्स नाम से 54 घंटों में ऐप तैयार कर दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रही है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अक्सर लोग यू टर्न और दाएं बाएं लेने के लिए इंडिकेटर का उपयोग नहीं करते, जिससे गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और इस कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसे रोकने के लिए मोहित ने अपने सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर लगाया है जिससे गाड़ी खुद ब खुद 50 मीटर डिस्टेंस से पहले ही इंडिकेटर देना स्टार्ट कर देगी। इसमें गूगल मैप को मशीन लर्निंग के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा जब कोहरा होता है तो दृश्यता काफी कम हो जाती है, जो हर साल कई कार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसके लिए भी मोहित ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जिससे धुंध में भी आगे पीछे की कारों और वस्तुओं का पता चल पाएगा। ये सॉफ्टवेयर कार के सामने के हिस्से में स्थित होगा, जो आपकी कार के आगे 50 मीटर डिस्टेंस तक बताएगा कि आगे क्या है और उससे कार चालक कार को कंट्रोल कर पाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आसपास के अन्य वाहनों का तो पता लगा ही सकते हैं, स्थिति के अनुसार अपने वाहन की गति को नियंत्रित भी कर सकते हैं। भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
लोगों की जान बचाने की सच्ची और अच्छी कोशिश। और जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने और राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाने के मद्देनजर केंद्रीय श्रम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में स्थापित 20 नियंत्रण कक्षों को दोबारा शुरू कर दिया है। देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के तहत विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पिछले साल लाखों श्रमिकों ने इस सुविधा का उपयोग किया और उनकी शिकायतों का समाधान भी हुआ। संबंधित लोग ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से इन नियंत्रण कक्षों तक पहुंच सकते हैं। ये नियंत्रण कक्ष श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और संबंधित क्षेत्रों के उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं। सभी 20 कॉल सेंटरों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा दैनिक आधार पर किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे पीड़ित कामगारों को अधिकतम संभव सीमा तक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और जरूरतमंद लोगों को समय पर राहत प्रदान करें। मुख्य श्रम आयुक्त जीपीएस नेगी ने कहा है कि हालांकि महामारी की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि श्रमिक विभिन्न तरीकों से प्रभावित होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि समर्पित अधिकारियों की टीम के साथ वे श्रमिकों की समस्याओं को यथासंभव कम करने का प्रयास करेंगे। तो मजदूरों की चुनौतियां और दिक्कत कम करने की कोशिश की जाएगी और हमें भी कोशिश करनी है कि हम वो तमाम सावधानियां बरतें जिनसे हम कोविड संक्रमण से दूर रह सकें। अपने हाथों को बार बार धोएं, भीड़ में जाने से बचें और हाँ, मास्क जरूर पहनें। मास्क अब भी कोविड संक्रमण से बचने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।